अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बैचलर्स में वेलकम है आपका। स्टूडेंट्स सब खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स लेक्चर 22 के बारे में डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। सबको याद होगा कि ये हमने मैट्रिक में पढ़ा हुआ है। 10th 9th 10th क्लास में हमने इनको डिस्कस किया हुआ है कि ये क्या होते हैं, और इनको सोल्व भी किया हुआ है जब हम स्केलर और ये सब चीज़ें पढ़ते थे। नल वेक्टर क्या होते हैं, ज़ीरो वेक्टर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, सबको याद होंगे मेरे ख्याल में। तो चलें थोड़ा सा इनको ना हम रिवाइज़ कर लेते हैं। हम डिटर्मिनेंट लेते थे और एडजॉइंट लेते थे, एडजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा वही पढ़ेंगे। रो कॉलम के बारे में भी पढ़ा था हमने, है ना। तो थोड़ा सा उन चीज़ों को ना हम यहाँ पे रिवाइज़ करेंगे। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले बात कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं। ये कोफिशेंट होते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के कोफिशेंट होते हैं वो वेरिएबल्स जो किसी पे डिपेंड नहीं करते, वो वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, और उनके कोफिशेंट होते हैं, ठीक है, डिटर्मिनेंट्स, मैट्रिक्स वगैरह ये। अच्छा, अब इनको लिखते कैसे हैं। यहाँ पे देखें, ये बस आपका इंट्रोडक्शन ही किया हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ से देखें, स्टार्ट करें। ये A11 है, ये A21 है। इनको हमने रो और कॉलम की हाइडिंग दे के लिखा हुआ है। ये रो 1 और रो कॉलम, ये कॉलम 1 और ये रो 1 हमने लिख दिया कि 1 1, यानी 1 रो और 1 कॉलम। इसी तरह ये 2 कॉलम, ये टू रो है, ठीक है, ये 2 रो है और ये कॉलम 1 ही है। जो ये दूसरा वाला लिखा हुआ है ना, ये दूसरा वाला, इसको कॉलम लिखते हैं, और जो ये पहला वाला लिखा हुआ है इसको हम रो लिखते हैं। पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। मैं जब मैट्रिक में पढ़ती थी ना, तो मैंने ये निशानी लगाई हुई थी कि ABC में पहले C आता है तो पहले कॉलम लिखते हैं, और पहले बाद में R आता है तो बाद में हम रो लिखते हैं। लेकिन फिर मैंने याद कर लिया कि इसका उलट होता है, पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम लिखते हैं। तो यहाँ पे आप पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम लिखेंगे, ठीक है, पहले रो फिर कॉलम। यहाँ पे पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम, और फिर पहली रो nth टाइम nth कॉलम। अब यहाँ पे देखें, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम, और फिर nth टाइम। ऐसे ही ये सेम सो ऑन करके एट लास्ट तक चलता जाएगा। y1 y2 y3 और y सो ऑन, x1 x2 x3 एंड x सो ऑन, ठीक है। अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट वगैरह लेने का बात करेंगे। उससे पहले देखें, इस वाली वैल्यू को नाम दे देते हैं a का, इसको नाम दे देते हैं y का, और यहाँ पे इसको नाम उन्होंने x का देना था, मतलब थोड़ा सा उलट पुलट कर दिया है, नहीं ठीक लिखा हुआ है, ax इज़ इक्वल टू वाई, ऐसे होता है। और x एक तरफ रह जाता है, a उधर जाकर इन्वर्स हो जाता है और y आ जाता है, ठीक है। मुझे लगा उन्होंने ठीक नहीं लिखा और मैंने थोड़ा और शेप में लिख दिया, y को इधर लिख दिया था x के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, a इन्वर्स फाइंड करने के लिए एक फार्मूला लिखने लगी हूँ, आपको याद आएगा अभी। a इन्वर्स फाइंड करने का फार्मूला आता है एडजॉइंट a ओवर a का डिटर्मिनेंट, ठीक है। ये फार्मूला आप सबको याद होगा, यही फार्मूला अब हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें, कहते हैं कि करंट फाइंड करना है आपने बाय यूजिंग मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को यूज़ करते हुए आपने करंट फाइंड करना है। करंट कैसे फाइंड करते हैं, बीटा जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले देख लें कि बीटा, अब यहाँ पे ना मैश वगैरह अप्लाई नहीं होंगी क्योंकि इनके अंदर रेजिस्टेंसेस हैं, बस करंट इनके अंदर नहीं है, करंट बाहर की तरफ है, तो मैश अप्लाई नहीं होंगे। हम नोड की इक्वेशंस लिखेंगे, करंट इसकी तरफ से गुजर कर जा रहा है यानी पॉजिटिव है। अगर इसके अंदर आ रहा होता तो हम इसको नेगेटिव लिख देते, तो मैंने लिख दिया बीटा नोड पॉजिटिव के साथ लिख दिया। अब ये V1 है, V1 को मैं इस R1 के साथ डिवाइड में लिख दूंगी, और फिर इस V1 को -V2 करके इसके साथ भी डिवाइड कर दूंगी। मैंने करना इसको डिवाइड R2 के साथ ही था, मैंने इस V1 को जैसे इस R1 के साथ डिवाइड किया ना, वैसे मैंने इसको R2 के साथ भी डिवाइड करना था। V1 ओवर R1 मैंने जैसे लिखा, वैसे मैंने V1 ओवर
टू भी लिखना था, लेकिन मैंने देखा कि ये जो R2 है ना वो इस V2 और इसका दोनों का है, दोनों के दरमियान में आ रहा है। V2 भी अपनी तरफ से इसका पार्ट है और V1 भी इसका पार्ट है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी -V2, यानी V1 माइनस V2 ओवर R, क्योंकि R जो है दोनों के दरमियान में आ रहा है, और ये मैंने ऐसे लिख दिया। अब इसी तरह नोड 2 की इक्वेशन लिखूँगी। नोड 2 की इक्वेशन देखें, V2 माइनस V1 ओवर R, ये लिख दिया, और जो इसकी तरफ से करंट गुजर कर जा रहा है उसको पॉजिटिव लिख दिया, और जो ये वाला इसकी तरफ करंट आ रहा है IA, इसको मैंने नेगेटिव लिख दिया। अब यहाँ पे एक वैल्यू बनती है आई नोड की। आई नोड इस ये नोड छोटा सा लगाना था। आई नोड इज इक्वल टू V2 ओवर R3, क्योंकि यहाँ पे V2 अटैच हो रहा है, V2 की तरफ से करंट निकल कर आ रहा है आई नोट, तो मैं यहाँ पे वोल्टेज की जगह V2 लिखूँगी, V की जगह V2 लिखूँगी, और रेजिस्टेंस इसके साथ I3 लिखा हुआ है, तो ये वाला I3 इसके साथ लिखूँगी मैं। हाँ जी, तो देखें ये V नोड है, इस V नोड को हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे देखें ये V नोड बीटा के साथ लिखा हुआ है। मैं इस बीटा के साथ जो V नोड है ना उसकी जगह मैं बीटा के साथ I नोड की वैल्यू लगा दूँगी। बीटा I नोड की जगह लिख दूँगी V2 ओवर R3, और ये V1 ओवर R1 ऐसी है, इनको भी थोड़ा सा सेपरेट करके लिख दूँगी, प्लस V1 ओवर R2 माइनस V2 ओवर R2। हमने इनको ऐसे लिखा हुआ था ना पहले, V1 माइनस V2 ओवर R2 लिखा हुआ था, हमने इनको थोड़ा सा बस सेपरेट कर दिया। V1 ओवर R लिख दिया, फिर V2 ओवर R लिख दिया, ऐसे करके, ठीक है। इसका हमें थोड़ा सा आगे जाके बेनिफिट पता चलेगा, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने में इजी हो जाएगा। अभी ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने इनको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से फिर सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को यहाँ पे लिख लिया। बीटा की जगह, बीटा में आई नोट की जगह उसकी वैल्यू लगा दी। V1 ओवर R1 पहले लिखा था, ये V1 ओवर R2 माइनस V2 ओवर R2 जो भी मैंने आपको लिख के बताया वो लिख दिया हमने। इनमें से कॉमन ले लिया, V1 को इकट्ठा कर दिया और V2 को इकट्ठा कर दिया हमने। इसको लिखूँगी मैं, इस इक्वेशन को मैंने यूँ लिख लिया, मैंने V1 वाली वैल्यूज़ इकट्ठी कर दी और V2 वाली वैल्यूज़ इकट्ठा कर दी, ठीक है। ये V1 वाली वैल्यू थी, ये V1 वाली वैल्यू थी, वो मैंने इकट्ठी कर दी। ये V2 वाली वैल्यू, V2 और V2 वाली वैल्यू मैंने यहाँ पे इकट्ठी करके लिख दी। यहाँ से मैं V1 कॉमन ले लूँगी। जब मैंने V1 को कॉमन लिया तो बाहर V1 मैंने लिख दिया यूँ करके, और अंदर क्या बच गया, जब V1 बाहर चला गया, V1 ओवर R1 में से V1 जो है वो बाहर चला गया, तो कैसे क्या लिखूँगी फिर मैं यहाँ पे 1 ओवर R1 इंटू V1 ही लिखूँगी ना, बाहर V1 चला गया तो ऊपर 1 रह गया फिर, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 इंटू V1, और यहाँ पे क्या 1 ओवर R1 R2 माइनस बीटा ओवर R3 और बाहर V2 बच गया, ठीक है। यहाँ पे बीटा ओवर R3 रह गया, V1 बाहर चला गया, यहाँ से V2 बाहर चला गया, यहाँ से V2 बाहर गया तो 1 ओवर R2 बच गया, ये 1 ओवर R2 लिख दिया मैंने, ठीक है। अब ये वाली इक्वेशन हमने बना ली, और ये इक्वेशन जो अभी पीछे हमने बनाई थी, ये वाली इक्वेशन, ये 2 वाली, ठीक है, ये 2 वाली इक्वेशन यहाँ पे लिख दी। I1 जो है वो उधर आके प्लस का हो गया, बस इसको हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया। ये वाला जो है यहाँ पहली जगह पे आ गया, और ये वाला माइनस के साथ इस दूसरी जगह पे आ गया, V2 नहीं लिखा, ठीक है, V2 के बगैर बस ये, और यहाँ से ये वाला जो है यहाँ पे आ गया, और यहाँ से ये वाला, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ आ गई। V1 V2 यहाँ लिख दिया, इक्वल की उस पार वाली वैल्यू जो है वो इक्वल की उस तरफ ही आएंगी। ये समझ आ गया। दोबारा देखें, मैट्रिक्स में क्या क्या लिखते हैं, 4 वैल्यूज़ लिखते हैं। 4 वैल्यूज़ के अंदर एक ये वाली वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर इनक्लोज, वो हमने यहाँ लिख दी। एक ये वाली ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्लोज है माइनस के साथ, ये यहाँ लिख दी। फिर यहाँ नीचे देखें, ये वाली वैल्यू माइनस के साथ यहाँ लिख दी। फिर ये वाली है माइनस के साथ यहाँ लिख दी। ये V1 ये वाली वैल्यू जगह होती है ना, ये वोल्टेज इस यहाँ पे लिख दिया V1 V2, ये V1 और ये V2 यहाँ लिख दिए, और जो इक्वल की तरफ दूसरी तरफ वाली वैल्यू होती है ना, इक्वल की उस पार वैल्यूज़, वो इक्वल के दूसरी तरफ का जो मैट्रिक्स होता है ना उसके अंदर आती हैं। ये वाली वैल्यूज़ हमने निकाली नहीं है, ये खुद से गैस की हैं हमने।
मीन्स के आपके टीचर ने, ठीक है, हमारे वीओ सर ने ये वाली वैल्यूज़ खुद से गेस करके लिखी हैं और बस लिख के आप कोई और वैल्यू ले सकते हैं, कोई भी ले लें, 3 4 5 6 7 8 कोई भी ले लें, लिख के इनकी वैल्यूज़ की जगह इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखें बीटा की वैल्यू 2 है और R1 की वैल्यू है 12 और R2 की वैल्यू है 6। मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करूँ, 1/R1 की वैल्यू क्या है 12 है, 12 प्लस 1/R2 की वैल्यू क्या है 6 है। इनका एलसीएम ले लूँगी मैं, इनका एलसीएम लेके आ जाएगा नीचे 12 आ जाएगा, 12 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई भी कर दूँगी, इधर भी मल्टीप्लाई इधर भी, यहाँ से 12 कैंसिल आउट हो गए तो 1 बच गया और यहाँ पे 6 1 जार 6 2 जार 2 इधर मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आ गया, ठीक है। तो 4/12 बच गया यहाँ पे, 4 1 जार 4 3 जार। हाँ जी, अब देखें वो 3 लिख दिया था मैंने तो मुझे लगा कि पता नहीं गलत हो गया है, 2 आना था यहाँ पे, मैंने 3 लिख दिया था। तो यहाँ पे 1 + 2 3 3/12, 3 1 जार 3 4 जार यानी 1/4। इसको हमने सोल्व करके 1/4 आंसर निकाला, तो यहाँ पे मैंने 1/4 लिख दिया, यानी 1/R1 + 1/R2 = 1/4, ठीक है। अब इसी तरह देखें ये 1/R2, 1/R2 की जगह उसकी वैल्यू यहाँ मैं लिखूँगी 6 माइनस है ना, ये माइनस बीटा की जगह उसकी वैल्यू लिखूँगी 2 और R3 नीचे है, R3 की जगह उसकी वैल्यू लिखूँगी 3। ऐसे ही लिखा है ना, R2 की जगह उसकी वैल्यू 6 लिख दी, बीटा की जगह उसकी वैल्यू 2 लिख दी और R3 की जगह उसकी वैल्यू 3 लिख दी और साथ में ये माइनस हमने लगा दिया। इसका एलसीएम आएगा 6 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, 6 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया और साथ में डिनोमिनेटर के नीचे भी लिख दिया। 6 कैंसिल, 1 माइनस 3 1 जार 3 2 जार 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होके 4 आ गया = -3/6, ठीक है, -3/6, 3 1 जार 3 2 जार 6 होता है और 1/2 माइनस में ये -1/2 इसका आंसर आया। अब यहाँ पे देखें एक ये माइनस में जवाब आया है और एक ये माइनस पहले से लिखा हुआ है, तो ये माइनस के साथ जब मैं इसका 1/2 आंसर लिखूँगी माइनस के साथ तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये +1/2 लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरह ये -1/3 आएगा इन दोनों को सोल्व करके। -1/R2 -1/R2 की जगह उसकी वैल्यू हमने 6 लगा दी, ये 6 लिखी हुई और आगे ये 1/R2 + 1/R3, R2 की जगह और R3 की जगह उसकी वैल्यूज़ लगा के सोल्व करके 1/2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ये इक्वल की इस तरफ 0 और 2 मिली एम्पेयर ऐसे ही 0 और 2 मिली एम्पेयर ऐसे ही लिखा हुआ। अब इनको मैं क्या करूँगी, फिर से मैट्रिक की फॉर्म में लिखूँगी, मैट्रिक्स की फॉर्म में ये 1/4 इधर आ जाएगा, ये वाला जो है -1/6 इधर आ जाएगा, ये वाला 1/2 इधर आ जाएगा और ये 1/2 फिर से इधर आ जाएगा, ठीक है। और साथ में ये V1 V2 ये वाले सेम ऐसे ही आ गए, 0 वैसे ही रहा, I1 की जगह उसकी वैल्यू आ गई। अब मैं इनको एक नाम दे दूँगी, इसको मैं नाम दे दूँगी ए का, इसको x का और इक्वल के उस तरफ इसको मैं नाम दे दूँगी y का, यानी AX = y। x एक तरफ रहेगा, a उधर जाके इन्वर्स का हो जाएगा और y a इन्वर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट A/A डिटर्मिनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इस A इन्वर्स को फाइंड करने के लिए क्या करूँगी, एडजॉइंट लूँगी और डिटर्मिनेंट लूँगी। एडजॉइंट में क्या करते हैं, जगह चेंज कर देते हैं और साइन चेंज कर देते हैं, यानी यहाँ पे देखें ये वाला मैट्रिक्स है A, इसी को मैंने नाम दिया था ना ए का, ये मैट्रिक्स ए है और ये एक्स है और ये वाई है, तो ए को सॉल्व कर रहे ना, ए का इन्वर्स लेना है, ए का एडजॉइंट और ए का ही फिर डिटर्मिनेंट लेंगे, तो इस ए को मैं यहाँ पे एडजॉइंट लेती हूँ। एडजॉइंट ए = कैसे लूँगी,
इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर दूंगी। यहाँ पे 1/2 लिखा है, इसको मैं इसकी जगह पे लिख दूंगी। 1/2 आ जाएगा और ये 1/4 इसकी जगह पे आ जाएगा, यहाँ पे 1/4 आ जाएगा। और इन दोनों के साइन चेंज कर दूंगी। ये माइनस का है, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 1/6 आ जाएगा। और ये पॉजिटिव का है तो ये नेगेटिव 1/2 आ जाएगा। ऐसे करके एक मैं बना लूँगी मैट्रिक्स। ये ऐसे ही करके लिखा हुआ है ना, एडजॉइंट ले लिया। अब डिटर्मिनेंट लूँगी, उसमें क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, नहीं सॉरी ये नहीं करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। ये तो एडजॉइंट लिया हुआ है ना, इस ए को सॉल्व करेंगे एडजॉइंट डिटर्मिनेंट लेने के लिए। सीधी लाइंस लगाऊंगी दो, साथ में इनकी वैल्यूज़ लिखूंगी। 1/4, 1/2, -1/6 और 1/2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1/4 इंटू 1/2 माइनस लगाऊंगी इसके साथ, ठीक है। 1/6 माइनस का 1/6 है ना, तो और 1/6 और 1/2 ये आपस में मल्टीप्लाई तो नहीं हो रहे 1/4 के साथ और फिर 1/2 के साथ तो नहीं ना हो रहा, तो ये फिर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएंगे सीधे सीधे। 1 1 1 जार 1, 2 4 जार 8, माइनस 1 1 जार 1, 6 2 जार 12। फिर से ये आपस में एक दूसरे के साथ नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई नहीं हो रहे, माइनस हो रहे हैं, तो माइनस कर दूंगी। एलसीएम ले लूँगी इनका, इन दोनों का 24 एलसीएम आ गया, तो मैं इक्वल के नीचे लिख दूँगी, बटे के नीचे लिख दूँगी 24, और 24 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँगी। 8 1 जार 8, 3 जार, यहाँ पे 3 आ गया, माइनस 12 1 जार 12, 2 जार, तो यहाँ पे 2 आ गया, यानी 1/24। यही तो नहीं, माइनस में था ना, ये माइनस में, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे ना, ये माइनस और ये माइनस दोनों, ठीक है। तो ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, तो 3 और 2 5 हो गया। यही लिखा हुआ 5/24। अब जो वैल्यूज़ गिवन हो गई है ना, ये एडजॉइंट की वैल्यू गिवन हो गई और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू गिवन हो गई। इनको मैं फार्मूला में अप्लाई कर दूंगी। ये फार्मूला लिखा हुआ है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर ए डिटर्मिनेंट। बटे के ऊपर मैं लिख दूंगी एडजॉइंट और उसके नीचे मैं लिख दूंगी ये वाला जो इसका डिटर्मिनेंट आया है। मैं क्या करूँगी, ये ये वाला इधर ऐसे ही रहेगा, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ना इसका डिनोमिनेटर इसके नीचे लिखा हुआ है, इसको मैं उधर ले जाके साइड पे कर दूंगी, यूँ साइड पे लिख दूंगी। जब साइड पे लिखूंगी ना तो इसका बटा उलट जाएगा, 5/24 लिखा हुआ है, 24/5 हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे करके आ जाएगा। अब मैं क्या करूँ, ये ना इक्वल रख लेंगे V1 V2 के, क्योंकि जो इस तरफ का आंसर आएगा ना सॉल्व करके वो V1 का आंसर होगा, और जो नीचे वाला आंसर आएगा ना सॉल्व करके वो V2 का आंसर होगा। तो हम अभी से तरतीब दे देते हैं कि इसको V1 V2 के इक्वल रख लेते हैं। अब जो ये इसके साथ लिखा हुआ है ना ये वाला, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी पहली रो पहला कॉलम, यानी हेड टू टेल रूल। ये हम मैट्रिक में पढ़ते आए हैं, हेड टू टेल रूल से मल्टीप्लाई करते हैं। ये पहली रो है और ये इसका पहला कॉलम है, ठीक है। ये इस ज़ीरो को इधर मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी इधर भी ज़ीरो मल्टीप्लाई, इधर भी ज़ीरो मल्टीप्लाई, तो ये वाला तो 0 0 हो जाएगा। और इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगी, इन दोनों के साथ, यानी 1/2 मल्टीप्लाई 2, 1/4 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। ये ऐसे करके यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 मल्टीप्लाई 2 और 1/4 मल्टीप्लाई 2। 2 से कैंसिल, -1 आ गया, 2 1 जार 2 4 2 2 जार, तो 2 इधर आ गया, ठीक है। अब क्या करूँगी, ये जो 24/5 लिखा हुआ है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दूँगी। इसको मल्टीप्लाई अंदर किया तो ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर माइनस ही हो गया। ये साथ में के स्क्वायर मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों लिखा है, इसको निगलेक्ट करें, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, ऐसे मिस्टेक हो गया होगा हैंडआउट्स में। चलें, अब इसको 1/2 से किया ना मल्टीप्लाई, तो 12/5 हो गया। ये देखें, जब 24/5 को 1/2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो देखें ये 1 और ये 5 आपस में कट तो नहीं रहे, ये 2 ये 24 आपस में कट तो नहीं रहे, कट रहे हैं ये 2 1 जार और 2 12 जार,
तो यहाँ से 12 वन ज़ा 12 और नीचे 5 आ जाएगा। तो ये वाला इस तरह आंसर आ गया। अब मैं क्या कहूँगी कि ये V1 का आंसर है और ये V2 का आंसर है, और मैंने इनको लिख भी दिया। शुरू में जो हमने इक्वेशन बनाई थी ना, I0 इज़ इक्वल टू V2/R3, उसके अंदर हमने ये V2 का आंसर अप्लाई कर दिया और साथ में रेजिस्टेंस 3 यानी 4/5 मल्टीप्लाई 3, इनको हमने कैलकुलेटर में लिखा और लिख के 0.8 आपका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये थे आपके कुछ पुराने कॉन्सेप्ट्स जो आपके जहन से निकले होंगे मेरे ख़्याल में। इनको मैंने तरतीब के साथ स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया। काफ़ी टाइम लग गया, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। पेपर में आ भी जाते हैं सवाल, नहीं भी आते, मुझे इनका इतना ज़्यादा नहीं पता, मैं भी ना आते हों। बहरहाल चले ठीक है, कर लीजिएगा। लेक्चर इन्हीं पे था तो लेक्चर को छोड़ भी नहीं सकते थे, तो चले इसलिए कर लिया। अब ये वाला है क्वेश्चन, मैं आपको बताती हूँ। I1 I2 I3 आपने फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें, इसको हमने क्या किया, नोड 1 नोड 2 की इक्वेशंस हमने बना ली। ये वाली इक्वेशन नोड 1 की और ये वाली इक्वेशन नोड 2 की, जैसे अभी हमने बनाई है, ठीक है। और बना के इनको हमने तरतीब वगैरह दे के सीधा सीधा करके ये लिख दिया, ठीक है। नोड A और B दोनों को लिख दिया। अब इन दोनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म में ये लिख दिया ऐसे करके। अभी जो मैंने आपको बताया है सारा तरतीब से, पूरे 20 मिनट इन्हीं को बताने में लगे हैं। और इनको फिर नाम दे दिया, A X और Y, ऐसे करके इनको नाम दे दिया, ठीक है, इज़ इक्वल टू। तो नाम देने के बाद क्या किया कि इन्वर्स आ जाएगा ना, ए इन्वर्स, ऐसे करके फार्मूला बन जाएगा। इन्वर्स का फार्मूला यूं करके होता है, एडजॉइंट ले लिया और डिटर्मिनेंट ले लिया हमने, और उसको फिर हमने क्या किया, फार्मूला में अप्लाई कर दिया। अप्लाई करके ये आंसर आ गया हमारे पास। बाय मिस्टेक यहाँ पे फिर से उन्होंने के लिखा हुआ है स्क्वायर। अच्छा चलें ठीक है। तो करके ना आपने क्या किया, इस 1 को इसके साथ किया और इस 2 को 4 को इसके साथ किया, करके ये आपका आंसर आ गया। और V1 का आंसर ये है, V2 का आंसर ये है। करंट्स फाइंड करने थे I1 I2 I3। अब इक्वेशंस के अंदर देखें, कहीं पे V1 अप्लाई होता है, कहीं पे V2 होता है। तो ये I1 इज़ इक्वल टू V1/2 के है। इसके अंदर हमने V1 की वैल्यू पुट कर दी -6 पुट कर दी। तो ये -6/2 -1/2 हो गया कट होके, और 0.5 माइनस में इसका आंसर आ गया। इसी तरह आपने करंट 2 और 3 की इक्वेशन आपने वैल्यू फाइंड कर ली। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी अच्छे से। जो बात आपको ना समझ आई हो वो मुझसे पूछिएगा, मैं आपको उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।